नमस्कार। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम और उसकी सख्त समय सीमाएं अक्सर हमें काफी उलझन में डाल देती हैं। इसलिए आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम असल जिंदगी की केस स्टडीज और कुछ बेहद ट्रिकी एग्जाम सिनेरियोज के जरिए इन मुश्किल नियमों को डीकोड करेंगे। हमारा मकसद है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे आरटीआई के बेसिक्स से, फिर देखेंगे टाइमलाइंस और अर्जेंट रिक्वेस्ट्स को। इसके बाद 2023 के प्राइवेसी अमेंडमेंट, अपील प्रोसेस और अंत में नियमों को न मानने पर लगने वाले जुर्मानों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, आरटीआई के बेसिक्स और पारदर्शिता की असल सीमाएं क्या हैं। अब ध्यान दीजिए, सेक्शन 2F के तहत सूचना का मतलब केवल पुरानी कागजी फाइलें नहीं है, इसमें रिकॉर्डेड डेटा, ईमेल्स और यहाँ तक कि फिजिकल सैंपल्स भी शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी अधिकारी की मौखिक या अनरिकॉर्डेड राय को सूचना बिल्कुल नहीं माना जाता। वहीं सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटी को परिभाषित करता है और इसमें सिर्फ सरकारी या संवैधानिक निकाय ही नहीं आते, बल्कि वो एनजीओ भी आते हैं जिन्हें सरकार से अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम सिनेरियो से समझते हैं। सोचिए एक प्राइवेट स्कूल है जिसे अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार से सिर्फ एक बार लेकिन बहुत बड़ा ग्रांट मिला है। तो क्या उसे पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा? ये काफी ट्रिकी सवाल है। और इसका सही जवाब है बिल्कुल हाँ। सेक्शन 2H ये साफ करता है कि अगर किसी भी संस्था को अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली भी पर्याप्त सरकारी फंडिंग मिलती है तो वो सीधा आरटीआई के दायरे में आ जाती है। आप देख सकते हैं कि इस कानून की पहुंच कितनी गहरी है। अब आते हैं इस कानून के सबसे अहम हिस्से पर, टाइमलाइंस और अर्जेंट रिक्वेस्ट, यानी जवाबदेही की वो टिक टिक करती घड़ी। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी पीआईओ के लिए डेडलाइंस बहुत सख्त होती हैं। एक स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट का जवाब देने के लिए उनके पास 30 दिन होते हैं। लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट असिस्टेंट पीआईओ के जरिए गई है तो इसमें 5 अतिरिक्त दिन जुड़ जाते हैं। और अगर इस मामले में कोई थर्ड पार्टी शामिल है जिसे नोटिस देना है तो ये लिमिट बढ़कर कुल 40 दिन हो जाती है। एकदम क्लियर कट मैथ्स हैं। अब जरा एक हाई स्टेक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। शनिवार की सुबह है और एक हॉस्टल से 24 घंटे से लापता एक छात्र के बारे में आरटीआई फाइल की जाती है। ऐसे में अधिकारी के पास जवाब देने की डेडलाइन क्या होगी? क्या वीकेंड होने की वजह से उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? जवाब है सिर्फ 48 घंटे। जी हाँ, जब बात किसी इंसान की जिंदगी या उसकी आज़ादी से जुड़ी हो तो जवाब हर हाल में 48 घंटे के भीतर आना ही चाहिए। इसमें शनिवार, रविवार या किसी भी छुट्टी का कोई बहाना नहीं चलता। अब बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट की तरफ। सेक्शन 3 2023 का प्राइवेसी अमेंडमेंट और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का प्रभाव। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। 2023 से पहले क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट या जनहित के नाम पर कई बार व्यक्तिगत जानकारी भी निकाली जाती थी। लेकिन डीपीडीपी एक्ट 2023 के आने के बाद पूरी कहानी बदल गई है। सेक्शन 81J में बदलाव करके पब्लिक इंटरेस्ट वाला क्लॉज ही हटा दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आरटीआई के दायरे से पूरी तरह बाहर है। तो चलिए इस नए नियम को एक ट्रिकी सिचुएशन में टेस्ट करते हैं। क्या कोई इंसान आरटीआई लगाकर किसी सरकारी स्कूल टीचर के मेडिकल रिकॉर्ड्स और उनकी लंबी छुट्टियों की तारीखें मांग सकता है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। मेडिकल रिकॉर्ड्स देने से साफ इनकार कर दिया जाएगा क्योंकि वो विशुद्ध रूप से पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन छुट्टियों की तारीखें आपको मिल जाएंगी क्योंकि टीचर एक पब्लिक सर्वेंट है और उनकी छुट्टियां पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सेवरेबिलिटी कहा जाता है जो सेक्शन 10 में आता है। इसमें पीआईओ वो जानकारी आपको दे देता है जो पब्लिक है और पर्सनल जानकारी को उसमें से अलग कर देता है। प्राइवेसी का एक और बड़ा पहलू है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स यानी भरोसे के रिश्ते। मिसाल के तौर पर अगर कोई आरटीआई के जरिए किसी दूसरे कैंडिडेट की चेक की हुई आंसर शीट मांगता है तो वो रिक्वेस्ट तुरंत खारिज हो जाएगी। आप अपनी आंसर शीट तो देख सकते हैं लेकिन किसी दूसरे की बिल्कुल नहीं। लेकिन तब क्या हो जब आपको जानकारी देने से गलत तरीके से मना कर दिया जाए? यही आता है हमारा चौथा सेक्शन, अपील का प्रोसेस। अगर पीआईओ से आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आपकी पहली अपील 30 दिनों के अंदर एक सीनियर ऑफिसर यानी अपीलेट अथॉरिटी को जाती है। अगर वहां से भी बात ना बने तो दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर सीधे केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को की जा सकती है।
और ध्यान रहे, इस पूरी लाइन में सूचना आयोग का जो फैसला होता है वही अंतिम और सर्वमान्य होता है। लोगों में एक बहुत आम गलत फहमी है कि अधिकारी ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम ये जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 7(9) के तहत प्रशासनिक संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर कोई भी पीआईओ जानकारी देने से पूरी तरह मना नहीं कर सकता। वे जानकारी देने का फॉर्म या तरीका बदल सकते हैं, लेकिन उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पैक्टफुल सेक्शन पर, नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने और अधिकारियों पर इसका सीधा असर। यहाँ एक बहुत ही जरूरी टर्म है, डीम्ड रिफ्यूजल। अगर कोई पीआईओ 30 दिन की तय सीमा तक कोई जवाब नहीं देता है, बस चुप रहता है, तो उस चुप्पी को ही कानूनी भाषा में रिफ्यूजल या सीधा इनकार मान लिया जाता है। और अगर ये देरी 30 दिन से ऊपर जाती है तो सिस्टम पूरी तरह से नागरिक के पक्ष में खड़ा हो जाता है। 30 दिन के बाद वो जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में देनी होगी। और सबसे अहम बात, इस देरी को सही ठहराने का पूरा जिम्मा या बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ और सिर्फ पीआईओ पर होता है, आरटीआई लगाने वाले पर नहीं। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर देरी करता है तो उसे प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। जी हाँ, हर एक दिन के लिए। ये नियम इसलिए है ताकि कोई भी अधिकारी इस प्रोसेस को हल्के में लेने की गलती ना करे। और ये जुर्माना बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपये तक जा सकता है। एक अधिकारी के लिए ये बहुत बड़ा पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क है, जो साफ बताता है कि आरटीआई कानून का पालन ना करना कितना भारी पड़ सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या नया डीपीडीपी एक्ट 2023 पारदर्शिता और निजता के बीच सही बैलेंस बनाता है, या फिर कहीं ये प्रशासनिक गोपनीयता की एक नई ढाल तो नहीं बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।